नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। केंद्र सरकार ने आनाकानी करने के बाद, नानुपुर करने के बाद और एक लंबे राजनीतिक जवाब, आरोप प्रत्यारोप के बाद कास्ट सेंसस को मंजूरी दे दी है। लेकिन देखिए, कास्ट सेंसस विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बिहार में चुनाव आने वाला है। बिहार में स्टेट का एक कास्ट सेंसस ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे में चुनाव के एकदम पहले बिहार पर इसका क्या असर होगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ इस वक्त डिकोडर के मनीष कुमार जी जुड़े हुए हैं। मैं मनीष जी के तारुफ में, उनके इंट्रोडक्शन में एक चीज और बता दूं। आज अगर आप लोग मुझे जानते पहचानते हैं, टेलीविजन में आपने अगर मुझे देखा है, तो मुझे टेलीविजन न्यूज पत्रकारिता में लाने वाले मनीष कुमार ही थे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत मनीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद संकेत। आज का दिन आप कह सकते हैं कि मेरे लिए भी एनडीटीवी के 30 साल के कैरियर के बाद जो है ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के रूप में, ठीक है, डिकोडर के साथ मेरा विधिवत जो है काम वही होगा, लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं एक्सपर्ट के रूप में मैं आपके साथ भी जुड़ा रहूंगा। आज का दिन कुछ कारणों से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो यह है कि जो बीजेपी कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे दोनों को लेके संकेत एक डिनायल की मुद्रा में रहती थी, क्योंकि बीजेपी के लोग भले ही जिन जिन राज्यों में सर्वे हुआ, ये एक सच्चाई है कि बीजेपी ने कास्ट सर्वे को, क्योंकि राज्यों में जब भी सर्वे होता है, जिसे आप सेंसस कहते हैं, सेंसस चूंकि केंद्र करा सकता है क्योंकि ये केंद्रीय सूची में आता है, काम दोनों में वही होता है कि आप हेड काउंट करते हैं। बीजेपी ने किसी भी राज्य में इसका विरोध नहीं किया, लेकिन इसके खुलकर इसका समर्थन भी किसी भी राज्य में नहीं किया। जैसे मैं आपको एक बिहार का उदाहरण देता हूं। बिहार में जब कास्ट सर्वे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा था, तो बीजेपी ने यह कहकर, उसमें बीजेपी नीतीश कुमार के साथ एनडीए सरकार में एक साथ थी, उनके दो दो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो ओबीसी कम्युनिटी से आते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा उसको टालने की कोशिश की कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा रुका जाए। लेकिन एक पॉइंट पे जब नीतीश कुमार ने अल्टीमेटम दिया, तो उस डेलीगेशन का हिस्सा वो दोनों डिप्टी सीएम या सुशील मोदी जैसे दिग्गज नेता नहीं हुए, बल्कि जनक चमार जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उनको उस डेलीगेशन का हिस्सा बनाया गया। एक तरह से बीजेपी अनमने ढंग से आप कह सकती है कि ऑन बोर्ड आई। लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने जब उनसे संबंध तोड़ा और जब कास्ट सर्वे हुआ, तो अगर आपको याद हो, उस समय वो तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे और तेजस्वी यादव की का भी कमिटमेंट इस मुद्दे पर कंप्लीट था। इसलिए पूरे बिहार में ना केवल कास्ट सर्वे हुआ था, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी साथ साथ हुआ था। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे संकेत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कास्ट सर्वे में आप हेड काउंट करते हैं। सेंसस जब होता है तो एससी एसटी और माइनॉरिटीज का हेड काउंट अभी तक होता है, हर सर्वे में, हर सेंसस में हुआ है। लेकिन आज भी जो घोषणा की गई है कि कास्ट सेंसस होगा, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि सेंसस कब होगा। तब तक सेंसस नहीं होता है तो ये कास्ट सेंसस भी नहीं होगा। अब आपका सवाल है कि क्या बिहार में यह मुद्दा बनेगा? बिहार में यह मुद्दा इसलिए नहीं बनेगा संकेत, क्योंकि बिहार में कास्ट सर्वे जब हुआ तो सारी पार्टियां जो है उसके समर्थन में थी, लेकिन उस कास्ट सर्वे और साथ साथ जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसके आधार पर जो जातियों को बिहार सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जो जातियों का आरक्षण था, उसे खासकर ओबीसी और ईबीसी जो कि अति पिछड़ा वर्ग है, और खासकर शेड्यूल कास्ट के लिए भी बढ़ाया गया। लेकिन बाद में कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे, क्योंकि तेजस्वी विपक्ष में आ गए थे, उनका कहना था कि कोर्ट ने खारिज किया है, तो आप एक काम कीजिए, केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार जब है, तो तमिलनाडु के आरक्षण का, जो तमिलनाडु में जब आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया, 50% के जो कैप है उसको ब्रीच किया गया, तो उसे 9वीं अनुसूची में रखा गया। यानी कि जब आप 9वीं अनुसूची में रखते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे कि आप ऐसा कीजिए कि आप एक बार फिर कोर्ट से अपना जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है उसको विड्रॉ कर लेते हैं, राज्य सरकार विड्रॉ करे, हम लोग भी विड्रॉ करते हैं, और एक बार फिर बिहार सरकार, बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में ये
प्रस्ताव पारित करे और केंद्र सरकार के पास भेजे और केंद्र सरकार इसे तुरंत 9वीं अनुसूची में रख दे, जिससे कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सके। लेकिन बीजेपी का, जैसा कि मैंने कहा कि जातिगत सर्वे हो, जातिगत सेंसस हो, वो बीजेपी की एक कमजोर कड़ी रही है। और आज तक आपने देखा भी होगा संकेत कि एक कैंपेन चलता था, बटोगे तो कटोगे। तो ये बटोगे तो कटोगे का जो पूरा कैंपेन था, उसके लिए आप कह सकते हैं आज के दिन में बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो मंडल की पॉलिटिक्स करते रहे, खासकर राहुल गांधी के लिए आज का दिन आप कह सकते हैं संकेत, उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री रही है, क्योंकि ये एक मुद्दा रहा है जिसको उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़ा मुद्दा बनाया। बार बार कहते रहे कि आपको जातिगत जनगणना कराना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो उनकी पार्टी के लोग भी उनका व्यंग उड़ाने से परहेज नहीं करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि जहां पर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी को भी क्रेडिट मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के अंदर एक पहले नेता उभर के आए हैं जिनको आप कह सकते हैं जो मंडल और कमंडल दोनों के मिश्रण है। यानी कि कमंडल की राजनीति के साथ साथ मंडल की राजनीति भी उन्होंने दिल से किया है, क्योंकि बीजेपी के लिए, जैसा मैंने आपको कहा, बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। संकेत, आज जब ये कैबिनेट ने फैसला लिया तो ये आप कह सकते हैं कि एक संयोग था कि पटना में जो एक जमाने में बीजेपी के महासचिव होते थे के.एन. गोविंदाचार्य, उनकी 82वीं जयंती उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था, वो पटना में रहे। और के.एन. गोविंदाचार्य वो नेता हैं जो 90 के दशक में जब लालू यादव ने अपना पोजीशन बिहार की राजनीति में मजबूत किया था, कंसोलिडेट किया था, तो उन्होंने बीजेपी के अंदर सबसे मुखर नेता थे। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने पिछड़ों और दलितों को स्वर्ग दिया हो या ना दिया हो, लेकिन स्वर्ग दिया है, इसलिए हमें भी सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी। यानी कि पिछड़े नेताओं को उन्होंने वो बढ़ाने वाले पार्टी के अंदर सबसे पहले नेता थे, जिसके कारण उनकी काफी आलोचना होती थी। तो मनीष जी, आप जिस तरीके से समझा रहे हैं कि बिहार में इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी देखने को मिल गया है क्योंकि स्टेट ने कराया, लेकिन चुनाव से एकदम पहले मनीष जी आपको लगता है कि एक प्रक्रिया को शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि 2025 में पूरा सेंसस की प्रक्रिया हो जाएगी और वो 25 से 35 से 45 ऐसे करके 10 साल का साइकिल चलेगा। तो आपको लगता है जब ये पूरी प्रक्रिया दोबारा होगी तो बिहार के जहन में ये बात बिठाने की कोशिश की होगी कि भले ही स्टेट का सर्वे हुआ हो, नेशनल सर्वे मोदी ने कराया? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी कहेगी कि कमंडल और मंडल की राजनीति दोनों को लेके उनकी प्रतिबद्धता अन्य दलों से ज्यादा है। ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो फैसला है, अगर आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करना चाहें संकेत, तो आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक तरह से आज शुरुआत की है कि बीजेपी की राजनीति जो पोस्ट नीतीश कुमार क्या होगी। यानी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक, देखिए नीतीश कुमार को का जो स्वास्थ्य है उसको लेके ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उनका स्वास्थ्य अब वो नहीं रहा। जो कुछ भी उनका पब्लिक अपीयरेंस होता है वो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसका जवाब उनके कट्टर समर्थक भी नहीं दे पाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हिंदी हार्टलैंड में आप योगी के बाद भी यूपी के कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि योगी के बाद क्या उनकी राजनीति होगी उसको लेके, और नीतीश के बाद एक तरह से ईबीसी वोटर को अपनी ओर जोड़ने के लिए एक बड़ा मैसेजिंग किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जहां तक फॉर्मेलिटीज का बात है तो बिहार जो केंद्र करेगी आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद, उसने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर जो जातिगत आरक्षण है उसे बढ़ाने का प्रस्ताव किया। भले ही वो कोर्ट में जाके वो एक तरह से वो पूरा मामला जो है लटक गया है, लेकिन बिहार ने बार बार ये भी कहा है कि आप जो है पूरे जातिगत आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालें। तो अब देखना यह है, बीजेपी ने एक तरह से कह सकते हैं कि जाति का जो पिच है उस पर आके खेलना तो शुरू किया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भी बैट बॉल लेके अब इस पिच पे आ गए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो आप डिमांड है, क्योंकि आपका जो विपक्ष है वो आपसे कहीं ना कहीं 1 से 2 कदम आगे चल रहा है, क्योंकि ये गेम जो है आप थोड़े लेट खेलने आए हैं। हालांकि जब मैंने आपको पहले भी कहा है कि बीजेपी ने कहीं विरोध नहीं किया, लेकिन बीजेपी कभी भी किसी भी बीजेपी के नेता का आपको कभी कोई बाइट नहीं मिलेगा कि हम जातिगत
जनगणना करा के रहेंगे, जैसा कि आपको राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव वैसे नेताओं के आपको एक से अधिक कई बाइट ऐसे पूर्व के दिनों में मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, अब आप कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरह से खुलकर कमंडल के बाद अब मंडल की राजनीति का खेल भी खेलने के लिए मैदान में आ गई है। संकेत। मनीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए हमने इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के मुद्दे को उठा करके उसको अपना बना दी है, और उसके बाद जो प्रचार और प्रसार जो नेटवर्क है वो इतना बुलंद है कि बाद में वो जनता में छवि ये प्रस्तुत होती है कि ये मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी का है। आपने देखा होगा कि फ्री राशन बांटने वाली जो बात हो वो पहले विपक्ष से कही जा रही थी ड्यूरिंग कोविड, लेकिन उसको इवेंचुअली जब केंद्र सरकार ने लागू किया तो ये मोदी का नमक खाया है, उसका पॉलिटिकल माइलेज लिया, और ऐसा लिया कि फिर वो विपक्ष का मुद्दा नहीं लगा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी क्या यही इकोसिस्टम इस्तेमाल करके क्या भारी नहीं पड़ जाएगी विपक्ष पर कि ये देखिए तो हमारा बिहार था में जो हमेशा से? देखिए बिहार में जो बीजेपी कर रही है, बिहार में बीजेपी का जो नेता हैं, जो खासकर डिप्टी सीएम है, एक सम्राट चौधरी, वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो बिहार की राजनीतिक सच्चाई उन्हें मालूम है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि बिहार के केस में वो कहीं ना कहीं लाइफ आफ्टर नीतीश, यानी कि पॉलिटिक्स आफ्टर नीतीश में नीतीश के वोटर, जो नीतीश का जो बेस वोटर है ईबीसी समुदाय, उसको कहीं ना कहीं उस पर डोरे डालने की कोशिश आज से उन्होंने शुरू कर दी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि नीतीश के बाद के राजनीति की शुरुआत वो गंभीरता से अब उस मैदान में उतरे हैं, क्योंकि उन्हें यह डर लग रहा था कि अगर वो जातिगत जनगणना की बात नहीं करेंगे तो नीतीश का वोटर हो सकता है कि वो तेजस्वी की तरफ भी चला जाए। तो हाँ, बिहार के मामले में तो यह होगा, लेकिन क्या आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी इस जातिगत जो जनगणना होगी उसका रिपोर्ट आने में काफी समय होगा, तो जो आरक्षण है ओबीसी समाज का या ईबीसी समाज का, उसे भी केंद्रीय स्तर पर उसे बढ़ाएंगे, क्योंकि 10% तो ऐसे भी आपको मालूम है कि अगली जातियों के लिए आरक्षण किया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक संकेत, एक सच्चाई यह है कि जो बीजेपी का एक बड़ा जो ऊंची जाति का कोर वोटर है यूपी बिहार जैसे राज्यों में, वो जरूर आज के इस फैसले से मायूस हुआ होगा, और आने वाले दिनों में बीजेपी की कोशिश होगी कि उस वोटर को किसी न किसी तरीके से लामबंद रखा जाए, किसी न किसी तरीके से उन्हें अपने साथ, या उनके जो भी सवाल हैं इस संबंध में उसका जवाब दिया जाए। कोशिश उनकी यही होगी कि जो खासकर जो उनके विपक्ष के वोट बैंक है या उनके सहयोगियों का जो वोट बैंक है, बीजेपी पहले विपक्ष से ज्यादा, अपने सामने वाले से ज्यादा अपने सहयोगियों को, वोट बैंक को अपनी ओर जोड़ने की कोशिश करती है, और ये जो आज का जातिगत जनगणना का जो फैसला है उसकी जो फर्स्ट कैजुअलिटी होंगी आने वाले दिनों में बीजेपी के सहयोगी दल ही होंगे। संकेत। मनीष जी, आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि विपक्ष तो बाद में चिंता करे, पहले जो घटक दल हैं वो चिंता करें। दो घटक दल हैं जो बिहार से, तीन एक्चुअली, जीतन राम मांझी, जेडीयू और चिराग पासवान, इन तीनों पर क्या असर देखते हैं आप? देखिए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलित समुदाय से आते हैं, तो दलित समुदाय का तो ऐसे भी उनकी वो हर सेंसस में उसका हेड काउंट होता है, और वो ऐसे भी बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि आज के भी इस निर्णय से बहुत ज्यादा खुश इसलिए नहीं हुए होंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब बिहार का जातिगत सर्वे का रिपोर्ट आया था तो इन सभी नेताओं ने, खासकर बिहार बीजेपी के नेताओं ने भी, चूंकि उस समय आरजेडी सरकार में शामिल थी, तो उन्होंने उसके नंबर को लेकर, संख्या को लेकर कई सारे सवाल उठाए थे। लेकिन आने वाले दिनों में जब केंद्र सरकार करेगी जातिगत जनगणना, तो उसका जो फाइंडिंग्स होगा उस पर उनके लिए सवाल करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन जो ओबीसी एलाइज हैं, खासकर नीतीश कुमार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, उनके लिए निश्चित रूप से आने वाला दिन जो है काफी कठिन होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पूरे हिंदी हार्टलैंड में एक जो नई पहचान बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी। आपने सही कहा, प्रचार तंत्र पर उनका पूरा नियंत्रण होता है, मीडिया पर उनका पूरा कंट्रोल है, तो निश्चित रूप से उनका जो प्रोजेक्शन यही होगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दाहिने हाथ में कमंडल, बाएं हाथ में मंडल होता है। मनीष जी, अब मेरा आखिरी सवाल, और वो ये है कि बीजेपी के अंदर की जो पॉलिटिक्स थी अब तक, जैसे कि आपने एकदम सही फरमाया, बटेंगे तो कटेंगे जितना रिलीजियस लाइंस पर था
उतना ही कास्ट लाइंस पर भी था, ये संदेश देने के लिए कि जातियों में अपने आप को न बांटो, अपने आप को हिंदू की तरह देखो। यहां तक कि अभी जब पहलगाम का हमला हुआ तो बीजेपी के छत्तीसगढ़ ट्विटर हैंडल से एक घिबली आर्ट में एक फोटो डाल करके ये बोला कि जाति नहीं धर्म पूछा, और कहने का मकसद एकदम और सिंपल ये था कि आप कास्ट बेसिस पर अपने आप को डिवाइडेड मत पाइए, देखिए आपकी हिंदू आइडेंटिटी को अटैक किया जा रहा है। तो अब ये नैरेटिव कैसे चेंज होगा रातों देखिए रात, या हो जाता है? बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, खासकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या आरएसएस के भी जो जो शीर्ष नेता हैं, उनको इस बात का शायद अंदाजा और आभास दोनों है कि जो एक रिलीजियस पोलराइजेशन के ऊपर जो वोट लेने की जो क्षमता है, या उसका आप कह सकते हैं कि वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है। तो अब उनको लगता है कि एक बार फिर जो है, जो जाति का जो शतरंज है, उसको एक बार फिर से, जो भले ही उस गेम को वो अब तक अवॉइड करते आए हों, लेकिन अब चला जाए, जाति के गेम को खेला जाए। और उनकी नजर कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों के ऊपर है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके सहयोगी अब कमजोर, थोड़े से बूढ़े, थोड़े से बीमार हो चले हैं। तो ये एक तरह से ये पासा, जातिगत जनगणना की आज घोषणा करके उन्होंने एक नया पासा फेंका है, जिससे भविष्य में अगर उनके सहयोगियों कहीं कोलैप्स करते हैं या कहीं और अधिक कमजोर होते हैं, वैसे में उनको साधने के लिए एक तरह से उन्होंने अपना एक दांव फेंक दिया है। अब देखना यह है कि जो सहयोगी दलों के जो आधारभूत वोटर हैं, वो कितना उनसे, उनके इस घोषणा से उनकी ओर उनका झुकाव होता है। ये सब कुछ मेरा निर्भर करेगा कि आखिर इस पूरे घोषणा को वो किस तरीके से लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल मनीष जी, और वो ये है कि अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं। शुरुआत में जो सरकार ने बताया वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जब जातिगत जनगणना होगी मेन सेंसस के साथ, तो वो रिलीजियस लाइंस पर नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अगर जातियां हिंदुओं में हैं तो वो जातिगत जनगणना, जातियां मुसलमानों में हैं तो वो जाति जनगणना। मैं आपसे जानना चाहता हूं द बिहार एक्सपीरियंस, क्या बिहार में भी जातिगत जनगणना हुई थी अक्रॉस रिलीजियस लाइंस या सिर्फ हिंदू धर्म में? नहीं, देखिए, जो ओबीसी की जातियां हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने, संकेत, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है। बिहार में आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जो अग्री जातियों की संख्या 15% बताया, 5% है वो मुसलमान धर्म के जो अगली जातियां हैं, सैयद, शेख या पठान, वो होते हैं। उसी तरीके से जो ईबीसी 36% है, उसमें भी बहुत सारी मुस्लिम समुदाय की जगह हैं। तो ये जो है वो आप कह सकते हैं कि वो रिलीजियस लाइन पे नहीं होता है, और जो भी आज आरक्षण का लाभ हिंदू हो या मुस्लिम हो उनको मिल रहा है। हालांकि मुसलमान धर्म को मानने वाले जिन जातियों के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर उनको ये लाभ मिल रहा है। संकेत। बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए और पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। इन अ नटशेल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इसका बिहार पर असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से 2025 के चुनाव में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि और अधिक अब तेजस्वी यादव ये आक्रामक होंगे, कहेंगे कि भाई हमने तो सब कुछ किया था, हमने जातिगत सर्वे भी किया, हमने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी किया, उसके आधार पर हमने जो आरक्षण की प्रतिशत बढ़ाया है, उसको आप 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रहे हैं, आपको डालना चाहिए। तो ये एक तरह से उनके बीजेपी के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अब आप कह सकते हैं कि जाति की राजनीति की जब बात होगी तो बीजेपी के नेता वो आपको हाशिए पे नहीं मिलेंगे, वो भी कहीं ना कहीं उस दौर में शामिल मिलेंगे। और उनको, जैसा आप जानते हैं, जब बात क्रेडिट लेने की होगी तो आप बीजेपी के को कहीं ना कहीं आप 19 आंक नहीं सकते हैं, वो सब पर भारी पड़ेंगे। बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।